चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। लालची मटन वाला। बिरजू मधुनगर गांव के अंदर मटन का ठेला लगाया करता था। आज भी वो ठेला लगाकर खड़ा हुआ था और मटन पका रहा था। ये गया तेल, ये भुजे हुए प्याज, ये लग गया लहसुन अदरक का तड़का और ये चला गया इसमें बिरजू के मसाले में मिला हुआ स्पेशल मटन। बिरजू के ठेले पर ग्राहक कतार लगाकर खड़े हुए थे और बिरजू सब लोगों के सामने लाइव मटन बना रहा था। अरे बिरजू, और कितना तरसाओगे? इसकी खुशबू से ही भूख दुगनी हो गई है। तुम चुप करो भाई, पहले मैं आया हूँ इसलिए तुमसे पहले मटन मुझे मिलेगा। आप दोनों शांत रहिए और मुझे मटन बनाने दीजिए, और अभी थोड़ा समय लगेगा। अगर मटन अच्छे से पकाया नहीं तो आप ही लोग शिकायत करोगे और ठेले पर आना बंद कर दोगे। बिरजू की बातें सुनकर सब ग्राहक शांत हो जाते हैं, जिसके बाद बिरजू अब लोगों को मटन परोस देता है। बिरजू के मटन का ठेला गांव में बहुत मशहूर था। अगर गांव में किसी भी जगह से कोई आकर पूछ ले कि बिरजू मटन वाले का ठेला कहाँ है, तो कोई भी बता दे। बिरजू ने आज रात 11 बजे तक ठेला लगाया। रात के समय वो घर आया और उसकी पत्नी लाजवंती ने कहा, सुनिए, आप बहुत देर से घर आते हैं, आपको थोड़ा घर समय पर आ जाना चाहिए। आप जानते हैं कि अभी हमारी शादी को बस 2 साल हुए हैं। मुझे अकेले डर लगता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं आप मेरा। अरे मेरी प्यारी सी लाजो, ये सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, बिल्कुल भी फिक्र मत कर। कुछ दिन बाद मैं छुट्टी लूंगा और तुझे मायके भी घुमा लाऊंगा और चांदी की पायल भी गिफ्ट करूंगा। सुनिए ना, मेरा भाई भी कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आना चाहता है। वो भी आपकी तरह मटन का काम सीखना चाहता है। आप तो जानते हैं कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर उसे रोजगार मिल जाएगा तो वो मेरे घर वालों की मदद करवा पाएगा। पर तुम तो जानती हो लाजवंती, वह एक नंबर का निकम्मा है। उससे यह सब काम नहीं किया जाएगा। इस काम में मेहनत लगती है और वह तो आलसी है। ठीक है, फिर मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ और वहाँ जाकर अपना कोई काम खोल लूंगी, क्योंकि मेरा भाई तो कुछ काम कर नहीं सकता। लाजवंती की ये बात सुनकर आखिरकार बिरजू को हथियार डालने पड़ते हैं और वो उसकी बात के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन भी बिरजू गांव के अंदर अपना ठेला लगाता है। आओ आओ, मटन खाओ, मटन खाओ, आओ आओ, खुद भी खाओ और घर पर पैक करवा कर भी लेके जाओ। आओ आओ, मटन खाओ। बिरजू पूरे दिन बहुत सारे लोगों को अपना मटन रोटी और चावल के साथ भेजता है। आज वो समय से घर आ गया और रास्ते में आते हुए उसने देखा कि बारिश का मौसम था। घर के बाहर ठेला लगाते हुए उसने खुद से कहा, कल लाजवंती कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, अगर कल बारिश आ गई तो सामान खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, कल ही लाजवंती को मायका ले जाता हूँ, वह भी खुश हो जाएगी। बिरजू जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो लाजवंती को अगले दिन अपने ससुराल जाने के लिए बता देता है। लाजवंती भी मायके जाने के नाम से खुश थी और सारी तैयारी कर लेती है। लाजवंती की माँ ने अगले दिन जब वो पहुँची तो उनकी खूब खातिरदारी की और उसके बाद बिरजू से कहा, दामाद जी, आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा केशव एक नंबर का नकारा निकम्मा है, कोई काम नहीं करता। अब मैं और आपके ससुर जी तो बूढ़े हो चुके हैं, इस उम्र में हम लोग क्या ही काम करें। जो खेत थे वो बिटिया की शादी में बेच दिए और आप भी तो कोई काम नहीं करते थे। दहेज के पैसों से ही तो 2 साल पहले आपने मटन का ठेला लगाया है, तो अब आपका भी थोड़ा हमारे परिवार के लिए फर्ज तो बनता है। बिरजू ये बात सुनकर चुप हो जाता है। दरअसल बिरजू भी कोई काम नहीं करता था, पर उसे मटन बनाना बहुत अच्छा आता था। लाजवंती के मायके से आए हुए दहेज के पैसों से वो अपना एक मटन का ठेला खोलता है, जो कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। मैं केशव को अपने साथ ले जाऊंगा और उसका गांव में ठेला खुलवा दूंगा। अब बिरजू बेचारा किस्मत का मारा क्या ही करता। वो वापस आते हुए अपनी पत्नी के साथ अपने साले केशव को भी ले आता है और अगले दिन अपने ही ठेले के बगल में केशव का भी मटन का ठेला खुलवा देता है। लेकिन केशव बहुत लालची था। उसने अपने मन में सोचा,
मेरी बहन तो पराई हो गई है और पराये लोगों के लिए अपनापन क्यों रखना। धीरे धीरे जीजा जी के सारे ग्राहक अपने ठेले की तरफ खींच लूंगा और अपने माता पिता को भी इसी गांव में लाकर बसा लूंगा। मुझे ना ही दीदी से कोई फर्क पड़ता है और ना ही जीजा जी से। बिरजू ने बहुत सारा मटन बनाकर पहले ही केशव के ठेले पर रख दिया था और केशव को वो मटन, रोटी और चावल बस गरम करके बेचने थे। वहीं पर बिरजू अपने ठेले पर आने वाले ग्राहकों के लिए अब ताज़ा मटन नहीं बनाता था। वो पहले से ही बहुत सारा मटन बनाकर रख लेता और उसे केशव को आधा देकर बचा हुआ अपने ठेले पर रख लेता, क्योंकि इतना सारा मटन बनाने की वजह से वो थक जाता था। कुछ भी बोलो बिरजू, तुम्हारा दिल तो बड़ा है। तुमने अपने साले का ठेला अपने बगल में ही खुलवा दिया, लेकिन वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है और कहीं ग्राहकों को मटन खाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने बस काम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब आप यहाँ खाएं या वहाँ खाएं, बात तो एक ही है। स्वाद भी एक जैसा ही मिलेगा और प्यार भी। वहीं दूसरी तरफ लालची मटन वाला केशव अपने ठेले पर आने वाले ग्राहकों से कह रहा था, भाई साहब आपको क्या बताऊं, मेरे जीजा जी को मटन बनाना मैंने ही तो सिखाया है। ये डाला तेल, ये गए प्याज, ये गया लहसुन अदरक और ये गया केशव का स्पेशल मसाला मटन। अरे भाई, ये बात तो मैंने बिरजू भाई के मुंह से सुनी है मटन खाते हुए। बहन जी, मेरे गांव में मैं पहले से ही मटन का ठेला लगाता था और उन्हें यह बोलना और यह सब करना मैंने ही तो सिखाया है। वह तो बस यहाँ आकर मेरी नकल करते थे। आप खा कर देखिए कितना स्वाद मटन है मेरे हाथों का। केशव ने अब मटन ग्राहकों को परोस दिया, क्योंकि वो मटन बिरजू ने बनाया था, इसीलिए उसका स्वाद भी बिरजू के मटन जैसा ही था। औरत ने मटन खाकर कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो केशव भाई, तुम स्वाद तो तुम बिरजू भाई जैसा ही बेच रहे हो। अब से तो मैं तुम्हारे पास ही मटन खाने आऊंगी। केशव ने धीरे धीरे बिरजू की बुराइयां करके सारे ग्राहक हथिया लिए। बिरजू को इस बात का पता चल गया। उसने ठेले पर तो उससे कुछ नहीं कहा और घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी के आगे अपने साले से सवाल किया, यह सब क्या है केशव? मैंने तुम्हें मटन बनाकर दिया, तुम्हारा ठेला खुलवाया और तुम मेरे ग्राहकों से मेरी ही बुराई कर रहे हो। जीजा जी, जब तक प्रतियोगिता नहीं होती तब तक काम कैसे जमेगा? और आप अगर मटन बना रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? मैंने आपको कई बार मटन बनाते देखा है, ऐसा मटन तो कोई भी बना सकता है। केशव, ये क्या तरीका है अपने जीजा जी से बात करने का? अभी की अभी माफी मांगो इनसे। मुझे 2 महीने हो गए यहाँ रहते हुए, पर अब मैंने अच्छा खासा पैसा भी जमा कर लिया है और मटन बनाना भी सीख लिया है, इसलिए मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब हर किसी की जुबान पर केशव मटन वाले का नाम होगा। बिरजू ने हंसते हुए जवाब दिया, केशव मटन वाले का नाम नहीं होगा, लालची मटन वाले का नाम होगा, जिसने कुछ पैसों के लिए अपनों से ही धोखा किया। लाजवंती और बिरजू उसे घर से निकाल देते हैं। लाजवंती बिरजू से माफी मांगती है। वहीं केशव के पास पैसे थे तो वो पास ही में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले लेता है। अगले दिन वो बिरजू से 40 रुपए सस्ता मटन बेचने लगता है। आओ आओ मटन खाओ, 60 रुपए प्लेट, 60 रुपए प्लेट। केशव ने सोचा था कि वो भी अपने जीजा जी की तरह ताज़ा मटन बनाकर बेचेगा, ताकि अगर मैं पहले से मटन बनाकर रख लूंगा और वह बिका नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा जब जब ग्राहक आएंगे तभी मटन बना कर दूंगा, ताकि अगर मसाला ऊपर नीचे भी हो गया तो अगली बार जब नए ग्राहक को खाना परोसूं तो दोबारा नया बनाया होगा तो उसमें मसाला ठीक होगा। इसीलिए जैसे ही उसके ठेले पर ग्राहक आए, उसने तुरंत ही मटन बनाना शुरू किया। लेकिन रोटियां जल गई, चावल गल गए और मटन कच्चा रह गया। अरे, कच्चा मटन ही खाना होता तो कसाई से जाकर न खा लेते। और ये रोटी इतनी जली हुई है, इतनी जली हुई रोटियां तो मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ाई के बाद नहीं बनाती। और माना मेरे दांत गले हुए हैं, लेकिन इतने गले हुए नहीं है जो मैं चावल खाऊं, बल्कि यह चावल तो पीने लायक है, खाने लायक नहीं है बेटा। सब लोग बिरजू के साले केशव को मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बिरजू वहां जाकर उन्हें रोकते हुए कहता है, माफ करिए आप सब लोग, मेरे साले की तबीयत खराब थी इसलिए उसे अच्छा खाना नहीं बना। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी खाना बना देता हूँ। अब
बिरजू केशव के ठेले पर खड़ा होता है और सब लोगों को मटन बनाकर दे देता है। सब उसके मटन को खाने के बाद तारीफ करते हैं। अरे बिरजू भाई, मैं बहुत गुस्सा थी, लेकिन तुम्हारा मटन खाकर मेरा सारा गुस्सा भाग गया। ऐसे होते हैं चावल, खिले खिले से और मटन के साथ खाने के बाद क्या स्वाद आ रहा है इन चावलों का। अरे ये रोटियां कितनी नरम और मुलायम है। एक एक रोटी ऐसे फूल रही है जैसे मेरी पत्नी लड़ाई करने के बाद मुंह फुलाती है। सब ग्राहक चले जाते हैं, जिसके बाद केशव अपने जीजा से माफी मांगता है, अपना ठेला बंद कर लेता है। अब बिरजू के ठेले पर ही वो उसके सहायक के रूप में 2 महीने की ट्रेनिंग लेता है और ढंग से मटन बनाना सीखता है। उसके जीजा और दीदी को समझ आ जाता है कि अब लालची मटन वाला केशव सुधर गया है, जिसके बाद केशव अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव वापस चला जाता है और नए सिरे से अपना खुद का मटन का ठेला लगाता है। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ा एक सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। केशव अपने जीजा से 40 रुपए सस्ता मटन बेच रहा था, तो आपको बताना है कि इस कहानी में वो मटन कितने रुपए का बेच रहा था। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मनोहर बेलापुर गांव के अंदर तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाया करता था। उसका ठेला बहुत अच्छा चला करता और दूर दूर से लोग उसके पास तवा चिकन फ्राइड राइस खाने के लिए आया करते। एक दिन ऐसे ही 2 चमचों से वो अपने चिकन फ्राइड राइस को बना रहा होता है, तभी गांव का जमींदार उसके पास आकर कहता है, क्या बात है मनोहर, तुम्हारे तवा चिकन फ्राइड राइस की खुशबू तो दूर दूर तक फैली हुई है। आखिर ये मुझे अपने पास खींच लाई। क्या बात है जमींदार जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे तो आप कहते थे कि आप चिकन और मटन खाना छोड़ देंगे, फिर आज अब दोबारा आ ही गए। चलो आ गए हैं तो खा भी लीजिए। क्या करूं मनोहर, तुम्हारे तवा चिकन फ्राइड राइस की खुशबू मुझे खुद से दूर रहने ही नहीं देती। इतनी बार मैंने खुद को समझा कर देख लिया, लेकिन बार बार मैं लालच में खींचा चला आता हूँ। मनोहर ने ये बात सुनी और मुस्कुराते हुए जमींदार को तवा चिकन फ्राइड राइस लगाकर दे दिया। जमींदार ने तवा चिकन फ्राइड राइस की तारीफ करने के बाद ने कहा, तुम्हारे चिकन फ्राइड राइस की खुशबू बहुत अच्छी है और तुम चिकन भी कितना बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो। सच में मेरे पास तो जो कुछ भी है मेरे बाप दादा का दिया हुआ है। अगर मेरे दोनों बच्चे केशव और माधव भी तुम्हारी तरह मेहनती होते तो मेरी किस्मत भी चमक जाती। जमींदार जी, अपने दोनों बच्चों को इस तरह कोसना बंद कर दीजिए। अब जो भी होता है वह किस्मत का लिखा हुआ होता है। आपके बेटे भी किसी न किसी गति में आगे जरूर बढ़ेंगे, थोड़ा समय दीजिए। जमींदार अब मनोहर की ये बात सुनकर छोटी मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। दरअसल उसके दोनों ही बेटे केशव और माधव 1 नंबर के आलसी और निकम्मे थे। जमींदार अपने घर आकर अपनी पत्नी वैजयंती से कहता है, इन दोनों बोझ बेटों की जगह अगर तुम मुझे एक बेटी ही दे देती जो होनहार होती तो मुझे चल जाता। ये दोनों निकम्मे बस सारा दिन पलंग ही तोड़ते रहते हैं और मुफ्त का अनाज ठूसते रहते हैं। ऐसा मत कहिए जी, जैसे भी हैं इस घर के चिराग हैं। अगर आप इन्हें ऐसा बोलेंगे तो इन्हें बुरा लग जाएगा और इन्हीं से तो हमारा जीवन है। तभी केशव ने आलस में अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं तो कब का मनोहर की जगह तवा चिकन फ्राइड राइस की दुकान डाल लेता, लेकिन वह मनोहर अपनी दुकान छोड़ने को राजी ही नहीं है। अगर उसकी दुकान बंद हो जाए तो हम दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छा धंधा जमा लेंगे गांव के अंदर चिकन फ्राइड राइस का। देखा, मेरे दोनों ही बेटे कितने होनहार हैं। अब इसमें इन दोनों की क्या गलती? जब वो मनोहर अपनी दुकान खाली करने को ही राजी नहीं है तो मेरे बेटे क्या कर सकते हैं? अब जबरदस्ती उसका ठेला थोड़ी ना हटवा सकते हैं। जमींदार वैसे तो सब लोगों के आगे हंस हंस कर बात किया करता था, लेकिन मन ही मन मनोहर से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था, क्योंकि मनोहर की तवा चिकन फ्राइड राइस की दुकान बहुत अच्छी चला करती। ऐसे ही मनोहर अपनी तवा चिकन फ्राइड राइस की छोटे से ठेले को बंद करके घर जाता है और जैसे ही वो घर आता है उसकी पत्नी गीता ने कहा, क्या बात है जी, आप तो अपने काम से कुछ ज्यादा ही लेट आने लगे हैं, अपने काम में ही गुम हो गए हैं। आपको तो हमारे जैसे बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। अपनी मर्जी से घर आते हो और बहुत देर से भी। क्या करूं गीता, तवा चिकन फ्राइड राइस बहुत अच्छा बिक रहा है और यह सब कुछ हमारे बेटे चिंटू के भविष्य के लिए भी तो बहुत अच्छा है, इसलिए
तुम्हें तो ये सब कुछ देखकर खुश होना चाहिए। खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन आपकी सेहत की भी तो चिंता होती है ना जी, इसीलिए कहती हूँ समय से आ जाया कीजिए। हम भले ही 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन सुख से खाएंगे। हमारा बेटा चिंटू 12वीं में पढ़ता है और बस किसी तरह उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए तो फिर मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। फिर मैं ये तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाया करूँगा अपनी खुशी के लिए, मजबूरी में नहीं। मनोहर बहुत अच्छा था, जो कि अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छा भविष्य देख रहा था। ऐसे ही एक दिन जब मनोहर अपनी तवा चिकन फ्राइड राइस के ठेले को लगाकर घर वापस आ रहा होता है, तभी जमींदार उसका रास्ते में एक्सीडेंट करवा देता है और अब मनोहर की आत्मा उसके शरीर से मुक्त हो जाती है। तभी मनोहर की अंतरात्मा बाहर निकलकर कहती है, नहीं, मैं भी हार नहीं मान सकता। अभी तो मेरे चिंटू की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ये तवा चिकन फ्राइड राइस वाला इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। मनोहर ने ये बोला और उसके बाद अपने शरीर में घुसने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसने खुद से कहा, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं और अपने चिंटू की पढ़ाई कैसे न कैसे करके पूरी करवा दूं। बस 1.5 महीने की बात है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद मैं अपने कातिलों को सजा देकर मुक्ति पा लूंगा। मनोहर ने ये बोला, तभी उसे वहाँ पर शराबी दीपक सोता हुआ नजर आया। मनोहर ने बिना कुछ सोचे समझे उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की और वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं इस शराबी के शरीर में घुस गया हूँ, इसे भी काम करने की आदत लग जाएगी और मैं भी चिंटू की पढ़ाई तक अपने घर का खर्चा उठा पाऊंगा। दीपक का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मनोहर दीपक के शरीर में घुसकर उसकी छोटी सी झोपड़ी में जाकर सो जाता है। सुबह जैसे ही गीता को पता चलता है कि मनोहर की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत रोती है। उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब चिंटू की जिम्मेदारी भी तो बाकी थी। आप इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते जी। आपने मेरे साथ साथ निभाने का वादा भी तो किया था। वो बहुत रोने लगी और वहीं जमींदार घर आया और उसने अपनी पत्नी वैजयंती और अपने दोनों बेटे केशव और माधव से कहा, अब तुम दोनों ध्यान से सुन लो। केशव और माधव, मैंने उस मनोहर को रास्ते से हटा दिया है। कल तुम दोनों तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाओगे और वह ठेला उस मनोहर के ठेले से ज्यादा चलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी, अब हम आपको दिखाएंगे कि हम रातों रात लखपति कैसे होते हैं। अब जहाँ केशव और माधव ने तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगा लिया, तो वहीं शराबी दीपक के अंदर मनोहर की मेहनती आत्मा थी। वो भी तवा चिकन फ्राइड राइस बेच रही थी। आओ आओ, तवा चिकन फ्राइड राइस खाओ, मात्र 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। केशव और माधव ने दीपक को तवा चिकन फ्राइड राइस बेचते हुए देखा और कहा, अरे माधव भैया, वह देखो, वह शराबी दीपक भी तवा चिकन फ्राइड राइस बेच रहा है। अगर उसकी तवा चिकन फ्राइड राइस हमसे ज्यादा बिक गए तो क्यों फिक्र करता है केशव? कहाँ हम जमींदार के बेटे जो इतना बढ़िया सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहाँ वे दीपक जो सारा दिन इधर उधर नाले में पड़ा रहता है। तो फिक्र मत कर, हमारा तवा चिकन फ्राइड राइस बहुत अच्छा बिकेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। दीपक के अंदर मनोहर की मेहनती आत्मा जो थी, वो बहुत अच्छी तवा चिकन फ्राइड राइस बनाया करती। उसके पास में एक औरत तवा चिकन फ्राइड राइस खाने आती है और कहती है, अरे भाई, जरा मेरे लिए 1 प्लेट तवा चिकन फ्राइड राइस तो लगा दो। जब से मनोहर भैया गए हैं, तब से तो अच्छे तवा चिकन फ्राइड राइस नसीब ही नहीं होते हैं। केशव और माधव इतनी बातें करते हैं और काम तो ना के बराबर करते हैं। उनके यहाँ से तवा चिकन फ्राइड राइस खाने का मन ही नहीं करता। आप फिक्र मत करिए बहन जी, मैं आपको ऐसा तवा चिकन फ्राइड राइस खिलाऊंगा कि आप मनोहर भाई को तो भूल ही जाओगे। अब दीपक तुरंत ही मनोहर के स्टाइल में तवा चिकन फ्राइड राइस लगाकर दे देता है। तो चमचों से वो अच्छे से तवा चिकन फ्राइड राइस को मिक्स करता है और सजा देता है। जैसे ही उस औरत ने तवा चिकन फ्राइड राइस खाया, तो वो कहने लगी, अरे वाह भाई, तुमने तो तवा चिकन फ्राइड राइस कमाल का बनाया है। ऐसी तवा चिकन फ्राइड राइस मैंने कभी नहीं खाई। वो तवा चिकन फ्राइड राइस खाकर पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे जमींदार को ये पता चलता है, दीपक भी मनोहर जितने ही अच्छे तवा चिकन फ्राइड राइस बेच रहा है। कोई बात नहीं, एक बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहता है।
मैं भी अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब मैंने मनोहर को रास्ते से हटा दिया तो शराबी दीपक को रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जमींदार ये बोलकर रात के समय दीपक पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन दीपक के अंदर बसे हुए मनोहर को इस बारे में पहले से भनक थी। वो गांव वालों को पहले से ही आसपास छुपा देता है। जैसे ही जमींदार उस पर हमला करने आता है, गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। बताओ जमींदार, तुम इस मासूम दीपक पर हमला क्यों करने आए थे? क्या गलती थी इसकी? अब जमींदार को ना चाहते हुए भी सब कुछ बोलना पड़ता है। जिसके बाद जहाँ एक तरफ 1.5 महीने के बीच चिंटू की पढ़ाई पूरी हो गई थी, वहीं मनोहर के कातिल का खुलासा भी हो गया था। अब दीपक के शरीर से मनोहर की आत्मा बाहर निकल जाती है और कहती है, आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिली होगी। मेरे कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मेरे बेटे की पढ़ाई भी इस 1.5 महीने में पूरी हो गई है। अब मैं खुशी खुशी यहाँ से विदा लेकर जा सकता हूँ। इस तरह मनोहर की आत्मा अब हवा में विलीन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक भी पूरी तरह से सुधर जाता है और कहता है, आज के बाद मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और मेहनत से पैसे कमाऊंगा। और गीता बहन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आज से तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर का खर्चा उठाऊंगा जब तक चिंटू किसी काबिल नौकरी पर नहीं लग जाता। दीपक की बात सुनकर सब जोर से तालियां बजाते हैं। वहीं जमींदार को उसके किए के लिए सजा मिलती है और उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाते हैं। केशव और माता वैसे तो बेवकूफ थे, लेकिन मनोहर के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं था, इसलिए कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता। वैजंती भी जमींदार से सारे रिश्ते तोड़ देती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार जरूर करती थी, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी।